वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो साथियों, एक और वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के वीडियो में हम साथियों राजस्थान की जो नई आर्थिक समीक्षा है 2024-25 की, ये लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा है। इस आर्थिक समीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों का यहाँ पर हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ये राजस्थान की 2024-25 की जो आर्थिक समीक्षा है, आने वाले राजस्थान के जो एग्ज़ाम हैं उनमें आपको ये आर्थिक समीक्षा अगले एक वर्ष तक इससे आपको क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को इस वीडियो में शामिल किया है, उनके नोट्स बनाए हैं। तो जहाँ से पीछे पुराने पेपर्स में आर्थिक समीक्षा से जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आधारित ये अपने नोट्स हैं और इनका हम आज की वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य रखें कि क्लास आपको किस प्रकार की लगी। तो आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं राजस्थान की जो नई आर्थिक समीक्षा है उसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो साथियों, पहला अपना आज का फैक्ट है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको अपने शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NSDP, यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको अपने हिंदी में कहते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो इसमें स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, इसमें दो प्रकार के आंकड़े हैं वो होते हैं। तो देखिए साथियों, स्थिर कीमत पर NSDP है वो 2023-24 में कितनी थी और इस बार 2024-25 में यह बढ़ कर के कितनी हो गई है, तो वो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए साथियों, 2023-24 की जो आर्थिक समीक्षा थी उसमें NSDP के जो इसका जो स्कोर था वो था 7,37,182 करोड़, और ये 2024-25 की आर्थिक समीक्षा में बढ़कर के कितना हो गया है, 7,96,352 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों वो ये है कि इसमें वृद्धि है वो कितने प्रतिशत की हुई है। तो देखिए साथियों, इसमें जो वृद्धि हुई है वो ये आपकी 8.03% की वृद्धि हुई है कि इसमें NSDP के स्थिर कीमतों पर जो आंकड़े हैं उनमें 8.03% की वृद्धि हुई है। तो इन आंकड़ों को आप अच्छी तरह से याद रखें। इसी प्रकार यदि अपने बात करें यहाँ पर प्रचलित कीमतों पर NSDP में कितनी है वो वृद्धि हुई है, तो देखिए साथियों, यहाँ पर प्रचलित कीमतों पर 2023-24 में जो इसका स्कोर था वो था 13,58,742 करोड़, और वर्तमान में जो 2024-25 की जो आर्थिक समीक्षा आई है तो इसमें ये स्कोर बढ़ कर के हो गया है 15,24,950 करोड़, यानी इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो साथियों इसमें 12.23% की वृद्धि हुई है। तो ये दोनों ही आंकड़े हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्थिर कीमतों पर वृद्धि 8.03% और प्रचलित कीमतों पर NSDP में वृद्धि हुई है 12.23% की। चलते हैं अपने नेक्स्ट आंकड़ों की तरफ। तो साथियों, कमेंट में आप अवश्य बताएं कि आपको ये क्लास है वो किस प्रकार की लगी है। तो देखिए साथियों, जो नेक्स्ट आंकड़े हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर जब आर्थिक समीक्षा में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ऊपर से, तो इन आंकड़ों से आपको क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो ये जो आपके सामने 6 डाटा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए साथियों, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान व आंकड़े हैं वो इस प्रकार से हैं, यानी इसको अपने क्या बोलते हैं, GSVA बोलते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपके 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, जिसको अपने कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं, और द्वितीयक क्षेत्र जिसको अपने उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, और तृतीयक क्षेत्र होता है साथियों सेवा क्षेत्र, तो इसको अपने सेवा क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें साथियों यहाँ पर कृषि की, यानी प्राथमिक क्षेत्र। तो साथियों, प्राथमिक क्षेत्र में जो आपका स्थिर मूल्य पर जो डाटा है वो है 26.54%, और इसमें प्रचलित मूल्य पर जो आपका डाटा है वो है 26.92%। तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखें, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है।
तो देखिए साथियों, प्राथमिक क्षेत्र पर जो स्थिर मूल्य पर जो आपका डाटा है वो है 26.54%। और इसमें 2024-25 की जो आर्थिक समीक्षा आई है, तो पिछली आर्थिक समीक्षा से ये कितना है वो इसमें परिवर्तन हुआ है। तो साथियों, इसमें परिवर्तन हुआ है 5.05% की इसमें वृद्धि हुई है। यानी यहाँ पर जो प्लस का निशान लगाया गया है, इसका मतलब इसमें पिछली आर्थिक समीक्षा की तुलना में 5.05% की वृद्धि हुई है। और प्रचलित मूल्य पर है वो GSV कितना है प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पर, तो वो है साथियों आपका 26.92। तो इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। 26.54% तो है स्थिर मूल्य के ऊपर और 26.92 है आपका प्रचलित मूल्य के ऊपर। ये आप अक्सर देखते हैं, तो जो स्थिर मूल्य है इससे आपका प्रचलित मूल्य है वो अक्सर अधिक मिलता है। तो नेक्स्ट देखिए, द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र में है वो स्थिर मूल्य पर जो इनका स्कोर है वो है साथियों 28.39% और प्रचलित मूल्य पर है 27.16%। तो इस आंकड़े को आप खास करके याद रखें, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिर मूल्य है वो बड़ा है, ज़्यादा है, और प्रचलित मूल्य इसमें थोड़ा कम है। तो इस आंकड़े को आप याद रखें। तो देखिए यहाँ पर 28.39% है स्थिर मूल्य के ऊपर और प्रचलित मूल्य के ऊपर है 27.16%। कौन से क्षेत्र में? द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र में। इसी प्रकार से अपने बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर साथियों इसका जो स्कोर है वो है 45.07% और इसमें प्रचलित मूल्य पर है 45.92%। तो देखिए ये इससे थोड़ा सा ये प्रचलित मूल्य क्या है, ज़्यादा है, तो 45.92% है वो इसका डाटा है। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है? स्थिर मूल्य पर वृद्धि हुई है साथियों इसमें 7.38% की इसमें वृद्धि हुई है पिछली आर्थिक समीक्षा 2023-24 की तुलना में। तो इन 6 डाटा को आप अच्छी तरह से याद रखें। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पर स्थिर मूल्य 26.54 और प्रचलित मूल्य 26.92 और द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र में 28.39 स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर 27.16। ये इसमें थोड़ा कम है, तो इस डाटा को आप अच्छी तरह से याद रखें। और तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में 45.07% और प्रचलित मूल्य पर 45.92%। चलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ। नेक्स्ट देखिए साथियों, तीनों क्षेत्रों के उप क्षेत्रों का प्रचलित कीमतों पर योगदान। तो अक्सर साथियों जो ये 3 क्षेत्र हैं कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, इनमें जो प्रचलित कीमतों पर जो इसके उप क्षेत्र हैं यानी जो इसके अंदर आते हैं, तो उन पर प्रचलित कीमतों पर उनका योगदान प्रतिशत कितना है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले है कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद में उद्योग क्षेत्र और फिर सेवा क्षेत्र। तो इनके जो उप जो क्षेत्र हैं यानी सब सेक्टर है जो इसके, वो इस प्रकार से हैं। तो कृषि क्षेत्र में से देखिए साथियों पशुधन आता है आपका। तो पशुधन में इसका जो योगदान है कृषि क्षेत्र में वो है 46.77%। यहाँ से अक्सर पुराने पेपर्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि कृषि क्षेत्र में आपको इन सभी का नाम देकर के इसमें पूछ सकता है कि किसका योगदान है वो सर्वाधिक है। तो पहला फैक्ट तो आप ये याद रखें कि इसमें पशुधन का सर्वाधिक योगदान है। तो कितना है? 46.77%। इसके बाद में फसलें आती है 2 नंबर के ऊपर कृषि क्षेत्र में। तो फसलों का योगदान है साथियों 46.17%। इसमें बहुत कम अंतर है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। पशुधन 1 नंबर पे रहेगा आपका कृषि क्षेत्र में। उसके बाद में 2 नंबर पर फसलों का योगदान है 46.17। इसके बाद में तीसरे नंबर पर है वानिकी। तो वानिकी का कितना योगदान है? तो ये है साथियों 6.56%। और चौथे नंबर पर है मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन का कृषि क्षेत्र में कितना योगदान है? 0.51%। कितना योगदान है मत्स्य पालन का? 0.51%। तो साथियों ये कृषि क्षेत्र के सब पॉइंट हैं। तो इनमें सबसे जो अधिक योगदान है पशुधन का है, 2 नंबर पर फसलों का है और 3 नंबर पर वानिकी है, 4 नंबर पे आपका मत्स्य पालन है। अब अपने यहाँ पर बात करते हैं उप क्षेत्र यानी उद्योग के उप क्षेत्र। तो अपना जो द्वितीयक क्षेत्र था उद्योग क्षेत्र, उसके जो उप क्षेत्र हैं उनमें देखिए साथियों
विनिर्माण का योगदान कितना है, तो इसमें विनिर्माण का योगदान है साथियों 42.62%। 42.62% यानी सर्वाधिक योगदान किसका है, इसमें विनिर्माण का सर्वाधिक योगदान है। इसके बाद में निर्माण, तो साथियों निर्माण का योगदान है 34.88%। और तीसरा इसमें योगदान है खनन का। तो देखिए साथियों खनन में इसमें जो योगदान है आपका वो है 12.15%। और इसके बाद में विद्युत, गैस और जलापूर्ति, इसका योगदान है 10.35%। तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपका द्वितीयक क्षेत्र है यानी उद्योग क्षेत्र, उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, तो विनिर्माण का सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट देखिए तीसरा जो क्षेत्र है आपका तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। तो साथियों सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का इसमें सर्वाधिक योगदान दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ। और उससे पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन कि आप क्लास के बारे में अपना कमेंट बॉक्स में अपना विचार है वो अवश्य रखें। नेक्स्ट देखिए साथियों सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA में सर्वाधिक योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का है। जो अपने ऊपर जो पढ़ा था, जो तीनों क्षेत्र थे उसमें सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का आपने पढ़ा था। तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर उनको आपके सामने यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखिए साथियों यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, इसका सर्वाधिक योगदान इसमें रहता है। तो देखिए 45.07 स्थिर मूल्य पर है और 45.92 आपका प्रचलित मूल्य पर है। तो यहाँ पर आपने देखा कि तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है वो सर्वाधिक योगदान रहता है किसमें, GSVA में। तो यही फैक्ट आपके सामने यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है, तो आप याद रखें सेवा क्षेत्र का इसमें सर्वाधिक योगदान रहता है। नेक्स्ट देखिए सकल राज्य मूल्यवर्धन में सर्वाधिक वृद्धि दर की यदि बात करें साथियों इसी फैक्ट के अंदर, तो इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर है वो भी किसकी रही है, सेवा क्षेत्र की सर्वाधिक वृद्धि दर है वो रही है। नेक्स्ट देखिए सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA में न्यूनतम योगदान और न्यूनतम वृद्धि। तो साथियों मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि आप यदि इस मैटर की PDF चाहते हैं तो अपना इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है JP एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से, तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर वीडियो अपलोड होने के कुछ घंटों बाद में आपको वहाँ पर PDF है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो देखिए साथियों नेक्स्ट अपना पॉइंट है सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA में न्यूनतम योगदान और न्यूनतम वृद्धि है वो किस क्षेत्र की है। सर्वाधिक योगदान आपने देखा कि सेवा क्षेत्र का है और सर्वाधिक वृद्धि दर भी किसकी है, सेवा क्षेत्र की है। तो इसमें देखिए साथियों GSVA में न्यूनतम योगदान किसका है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र का इसमें GSVA में न्यूनतम योगदान है। और इसमें न्यूनतम वृद्धि भी किसमें है, कृषि क्षेत्र में है। तो न्यूनतम योगदान की यदि बात करें साथियों तो इसमें न्यूनतम योगदान है आपका जो आंकड़ा है 26.54% है। और इसमें न्यूनतम वृद्धि भी हुई है, और कितनी न्यूनतम वृद्धि के रूप में हुई है, तो देखिए 5.05% है वो वृद्धि हुई है किसमें, GSVA के कृषि क्षेत्र में यानी प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए साथियों एक आपका आर्थिक समीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन WPI से संबंधित है क्वेश्चन। तो सर इसमें देखिए साथियों आपका WPI में क्या शामिल होता है, इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। और एक होता है आपका CPI जिसमें वस्तुएं और सेवाएं, ये दो चीज़ इसमें शामिल रहती है। तो देखिए साथियों जो WPI है इसका आधार वर्ष काफ़ी बार पुराने पेपर्स में पूछा गया है। तो WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स इसको अपने अंग्रेजी में कहते हैं। तो देखिए साथियों इसका जो आधार वर्ष है वो है आपका 1999-2000। WPI का आधार वर्ष कितना है, 1999-2000। इस आंकड़े को आप खास करके याद रखें, ये पुराने पेपर्स में जो आर्थिक समीक्षा के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें ये काफ़ी बार आधार वर्ष है वो पूछा गया है। तो और इसमें जो WPI है साथियों ये मासिक जारी किया जाता है, यानी हर माह ये जारी किया जाता है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है साथियों आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। और इसमें जो कुल वस्तुएं कितनी शामिल की गई हैं,
तो साथियों इसमें शामिल कुल वस्तुओं की संख्या है 154। ये वस्तुओं की संख्या भी काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा है, ये भी पुराने पेपर्स में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसमें कुल कितनी वस्तुएं शामिल है WPI में, तो 154 वस्तुएं इसमें शामिल की गई है। अब अपने देखते हैं कि जो 154 वस्तुएं जो शामिल की गई हैं उनका जो भारांकन वगैरह है वो कितना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर 154 वस्तुएं इसमें शामिल है, जैसा कि अपने पढ़ा है ऊपर। तो तीनों क्षेत्रों में इस प्रकार से यह विभाजित की गई हैं जो वस्तुएं हैं 154 उनको। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं शामिल है, यानी कृषि क्षेत्र। तो साथियों इसमें 75 वस्तुओं को शामिल किया गया है और इसका भारांकन कितना है। तो साथियों इन 75 वस्तुओं का जो भारांकन है साथियों वो है 33.89%। कितना भारांकन है प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का, यानी इन 75 वस्तुओं का जो भारांकन है साथियों वो है 33.89%। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है पिछली आर्थिक समीक्षा की तुलना में इस बार, तो इसमें वृद्धि हुई है साथियों 4.16% की। कितनी वृद्धि हुई है, 4.16% की वृद्धि हुई है। अब देखिए द्वितीयक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं शामिल है। तो साथियों द्वितीयक क्षेत्र में आपकी 69 वस्तुओं को शामिल किया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो 69 ये जो वस्तुएं हैं उनका भारांकन कितना है। तो साथियों उनका भारांकन है 49.85% और इसमें वृद्धि कितनी हुई है। तो साथियों इसमें वृद्धि हुई है 1.46% की वृद्धि हुई है। तो अब देखिए तीसरा क्षेत्र, देखिए साथियों और ये जो आपका तीसरा क्षेत्र है वो है तृतीयक क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र। तो साथियों सेवा क्षेत्र में इसमें 10 वस्तुओं को शामिल किया गया है। इनको यदि आप टोटल करेंगे तो ये आपकी 154 वस्तुएं होंगी। तो इनका जो भारांकन है साथियों वो है 16.25% और इसमें वृद्धि कितनी हुई है 1.45% की इसमें वृद्धि हुई है। तो अब देखिए साथियों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ साथियों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर वस्तुओं की संख्या कम है कौन से क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, लेकिन इनका भारांकन है वो अधिक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़ा है। तो इनका भारांकन अधिक होने का यही कारण है कि जो द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य है वो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं की तुलना में अधिक है। तो इनमें इसके अंदर जो टोटल वेटेज होता है साथियों 100% में, इनका मूल्य अधिक होने के चलते, इन 69 वस्तुओं का मूल्य अधिक होने के चलते इसका जो ओवरऑल भारांकन है 100% में वो 49.85% इसमें रहेगा। और प्राथमिक क्षेत्र में वस्तुएं अधिक है। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन से क्षेत्र में जो WPI की 154 वस्तुएं हैं उनमें से सर्वाधिक वस्तुएं कौन से क्षेत्र की है, तो आप इसका आंसर देंगे प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं अधिक हैं। और कितनी है उनकी संख्या, तो इनकी संख्या है साथियों 75। और यदि आपसे पूछे कि भारांकन है कौन से क्षेत्र की वस्तुओं का अधिक है, तो आप याद रखें इसका आंसर होगा द्वितीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं उनका भारांकन अधिक है, यानी लगभग इनका भारांकन है वो 50% के करीब है, यानी 49.85% है वो इनका भारांकन है। और यदि आपसे पूछे कि न्यूनतम भारांकन किस क्षेत्र की वस्तुओं का है या फिर न्यूनतम वस्तुओं की संख्या कौन से क्षेत्र की है, तो आप याद रखेंगे तृतीयक क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं हैं केवल 10 वस्तुएं और इनका भारांकन भी सबसे कम है 16.25% इनका भारांकन है। और यदि आपसे पूछे कि इनमें वृद्धि है वो तीनों क्षेत्रों में कौन से जो क्षेत्र है उसकी वस्तुओं के भारांकन में वृद्धि सर्वाधिक हुई है, तो आपका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र में, यानी जिसकी अधिक वस्तुएं हैं उन्हीं का यहाँ पर भारांकन है वो सर्वाधिक वृद्धि लेकर के आया है 4.16%। और न्यूनतम जो आपका भारांकन में जो वृद्धि प्रतिशत है वो है तृतीयक क्षेत्र, यानी जिसकी वस्तुएं कम है यानी सेवा क्षेत्र, उसी का भारांकन यहाँ पर क्या है कम है 1.45%। नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए साथियों, WPI में सर्वाधिक वस्तुओं वाला क्षेत्र कौन सा है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया है, प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक यहाँ पर वस्तुओं के रूप में योगदान है। और कितनी वस्तुएं हैं, 75 वस्तुएं हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए WPI में सर्वाधिक भारांकन कौन से क्षेत्र का है, तो साथियों ये है द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र का भारांकन है वो सर्वाधिक है। और कितना है 49.85% इसमें भारांकन है वो दिया गया है। और इसमें वस्तुएं कितनी शामिल है, तो
तो साथियों इसमें कुल 69 वस्तुओं को शामिल किया गया है। और कृषि क्षेत्र में कितनी वस्तुएं शामिल है? 75 वस्तुएं इसमें शामिल है। नेक्स्ट देखिए साथियों, और उससे पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि क्लास आपको किस प्रकार की लगी, और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए अपना इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। वीडियो अपलोड होने के कुछ घंटों बाद में वहां पर आपको इसकी PDF है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट अपना फैक्ट है WPI में वृद्धि। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें रहता है। तो देखिए साथियों, 2023 में जो WPI का जो स्कोर था वो था 387.90। कितना था? 387.90 इसका WPI में जो वृद्धि है उसमें 2023 का स्कोर था। अब इसका स्कोर कितना है? 2024 की जो अंश ये जो आपकी आर्थिक समीक्षा है तो इसमें इसका स्कोर हो गया है 394.68%। और इसमें वृद्धि कितनी हो गई साथियों? तो इसमें वृद्धि हुई है 1.75% की इसमें वृद्धि हुई है। किसमें? WPI में जो वृद्धि है 2023 के स्कोर की तुलना में 2024 के स्कोर में जो वृद्धि हुई है उसको यदि आप प्रतिशत में देखें तो 1.75% की इसमें वृद्धि हुई है। और इस स्कोर को भी याद रखें, 394.68 इसको याद रखें आप। नेक्स्ट फैक्ट देखिए साथियों, CPI यानी जो अपने ऊपर पढ़ा था कि एक WPI है और एक CPI है। तो CPI में देखिए साथियों वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल इसमें की जाती हैं, और WPI में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो देखिए साथियों, CPI में इसमें आपकी वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल है। और CPI कितने प्रकार का होता है साथियों? तो CPI के 4 टाइप होते हैं। कितने प्रकार होते हैं CPI के? तो CPI के आपके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपके यहाँ पर सामने मैंने लिखा है। तो देखिए साथियों, एक तो होता है CPI IW, और एक होता है आपका CPI AL, और एक होता है CPI RL, और एक होता है आपका CPI AL और RL संयुक्त रूप से, यानी इंडस्ट्रियल वर्कर IW का, और CPI AL का अर्थ होता है एग्रीकल्चर लेबर, और CPI RL का होता है रूरल लेबर, और CPI AW और R जो L है आपका, ये दोनों इन दोनों को संयुक्त करके यहाँ पर ये बनाया जाता है इसका चौथा प्रकार। तो यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो पुराने पेपर्स में पूछा गया है, तो देखिए जो CPI है इसमें IW AL और RL का जो आपका जारी करने वाली जो संस्था है साथियों वो है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा यह जारी किया जाता है। पहले ये किसके द्वारा जारी किया जाता था साथियों? ये जारी किया जाता था श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा, और इस बार किसके द्वारा जारी किया गया है? श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा ये जारी किया गया है। और तीसरा है साथियों CPI AL और RL, यानी इसमें आपका जो अर्बन लेबर है और इसमें RL यानी ग्रामीण लेबर है, रूरल लेबर। तो इन दोनों को जो संयुक्त रूप से जो इसका इंडेक्स जारी करता है, जो स्कोर जारी करता है, वो जारी करता है आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा यह जारी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट देखिए साथियों CPI IW यानी CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका आधार वर्ष काफ़ी बार पुराने पेपर्स में पूछा गया है। तो वो आपका कितना रहेगा? आधार वर्ष आपका रहेगा 2016। किसका? CPI IW का आधार वर्ष कितना है? 2016। तो इसको इंडस्ट्रियल वर्कर अपने कहते हैं, यानी औद्योगिक श्रमिक इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण अपना फैक्ट है वो है साथियों, इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण होता है। तो आप देखिए यहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, यानी इसमें दोनों है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जो कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसका निर्धारण किस में किया जाता है? तो साथियों ये आपका IW में किया जाता है। और देखिए इसमें भारत में कुल 88 केंद्र शामिल है। CPI IW में भारत के कुल कितने केंद्र है? 88 केंद्र इसमें शामिल है भारत के। और इसमें राजस्थान के कितने केंद्र है साथियों? तो राजस्थान के इसमें 3 केंद्र है। इन तीनों केंद्र्स के बारे में पीछे पुराने पेपर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन था कि जो राजस्थान के जो CPI IW है उनमें से कौन सा एक केंद्र नहीं है। तो देखिए इन 3 केंद्र्स को आप याद रखें, जो इसके अलावा जो ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो CPI IW में राजस्थान के 3 केंद्र शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं?
एक है आपका जयपुर, एक भीलवाड़ा और एक अलवर। तो ये 3 केंद्र राजस्थान के शामिल है। तो देखिए, अब यदि इन तीनों केंद्र के अपने स्कोर की यदि बात करें साथियों, तो इसमें जयपुर का स्कोर है 0.79%। जयपुर का स्कोर कितना है? 0.79%। और भीलवाड़ा का कितना है? 1.06%। 1.06% स्कोर है भीलवाड़ा का। और अलवर का स्कोर है साथियों 4.47%, यानी 4.47% स्कोर है अलवर का। किसमें? CPI-IW में। और राजस्थान के कितने केंद्र हो गए? ये 3 केंद्र हो गए। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इन तीनों केंद्र में सर्वाधिक स्कोर किसका है, तो ये देखिए हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर अलवर का है, जो मैंने यहाँ पर नीचे H लिखा हुआ है, इसका अर्थ है हाईएस्ट स्कोर 4.47%। और न्यूनतम स्कोर किसका है? तो न्यूनतम स्कोर है साथियों इसमें जयपुर का। कितना है? 0.79%। ये देखिए यहाँ पर L जो मैंने लिखा है, ये इसका लोवेस्ट स्कोर इसका इंगित किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ अपने चलते हैं। एक है साथियों औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, यानी इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्राइस, इसको IIP के रूप में अपने शॉर्ट में लिखते हैं। तो देखिए साथियों, औद्योगिक उत्पादन जो सूचकांक है, इसका आधार वर्ष कितना है? तो इसका आधार वर्ष है साथियों 2011-12। कितना है? 2011-12। इनके जो आधार वर्ष हैं साथियों, उनको आप खास करके याद रखें, क्योंकि आधार वर्ष है वो पुराने पेपर्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, इसमें कौन से क्षेत्र शामिल है? तो देखिए साथियों, इसमें विनिर्माण खनन क्षेत्र इसमें शामिल है। नेक्स्ट देखिए साथियों, आर्थिक समीक्षा 2023-24 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण परिसंपत्तियाँ, यानी जो ये आर्थिक समीक्षा जारी हुई है नई वाली, तो इसमें ये जो आपके निश्चित आंकड़े हैं वो 2023-24 की जो आर्थिक समीक्षा है उसके यहाँ पर दिखाए जाते हैं। तो देखिए साथियों, इसमें जो कुल परिसंपत्तियाँ हैं तो उनका स्कोर है आपका 4,48,061 करोड़। ये परिसंपत्तियाँ हैं आर्थिक समीक्षा 2023-24 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण की परिसंपत्तियों में, ये इनका कुल मूल्य है। और ये कुल मूल्य राजस्थान की GDP का कितना प्रतिशत है? तो साथियों ये है आपका 29.45%। कितना है? 29.45% है वो। क्या है? आपका सकल स्थायी पूंजी निर्माण की परिसंपत्तियों का योगदान है। तो इसमें आपकी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की दोनों है वो परिसंपत्तियाँ शामिल होती हैं। एक है आपकी सार्वजनिक और एक आपकी निजी क्षेत्र की परिसंपत्ति। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो परिसंपत्तियाँ हैं साथियों, उनका योगदान कितना है? 21.73%। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों का योगदान कितना है? 21.73%। और निजी क्षेत्र की जो पूंजी निर्माण परिसंपत्तियाँ हैं उनका योगदान है साथियों 78.27%। तो सर्वाधिक योगदान किसका है? निजी क्षेत्र की जो परिसंपत्तियाँ हैं उनका सर्वाधिक योगदान है। और कितने प्रतिशत है? 78.27% इनका योगदान है। चलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट अपना फैक्ट है साथियों, आर्थिक समीक्षा 2024-25 में सड़क गंतव्य। अक्सर सड़क गंतव्य से आपको क्वेश्चन है वो पुराने पेपर्स में आर्थिक समीक्षा से पूछे गए हैं। तो इन्हीं तथ्यों को अपने यहाँ पर नई आर्थिक समीक्षा में 31 मार्च 2024 तक जो राजस्थान में सड़क गंतव्य है उनके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना कुछ है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर 92.66 प्रति 100 वर्ग किमी में सड़कों का गंतव्य है राजस्थान में। कितना है? यानी प्रति 100 किमी जो सड़क होती है टोटल, तो उसमें 92.66% भाग पर राजस्थान में सड़कों का गंतव्य है। और कुल लंबाई सड़कों की कितनी है राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक? तो साथियों इनकी कुल लंबाई है 3,17,121 किलोमीटर। कितनी है? 3,17,121 किलोमीटर। एक बार पुराने पेपर्स में राजस्थान में जो कुल सड़कों की लंबाई है वो पूछी गई है, तो इनको आप याद रखें। 3,17,121 किलोमीटर राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई है। और कितना है इसका गंतव्य? 92.66% प्रति 100 वर्ग किलोमीटर की तुलना में। अब अपने देखते हैं कि ये जो कुल सड़कें हैं ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हैं। तो कौन सी जो सड़क है, कौन सा राजमार्ग है, उसका कितना प्रतिशत है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए साथियों, सर्वाधिक राजस्थान में जो सड़कों की लंबाई है वो है राष्ट्रीय राजमार्गों की।
कितनी है 10,790 किमी, यानी 10,790 किलोमीटर राजस्थान की जो कुल सड़कें हैं 3,17,121 किलोमीटर, उनमें सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय राजमार्गों का और उनकी लंबाई है 10,790 किलोमीटर। इसके बाद में देखिए राज्य राजमार्ग। तो साथियों राजस्थान में जो राज्य राजमार्ग है उनकी लंबाई है 17,376 किलोमीटर। कितनी है 17,376 किलोमीटर। किसकी लंबाई है राज्य राजमार्गों की, यानी स्टेट हाईवे। इसके बाद में देखिए प्रमुख जिला सड़कें। तो साथियों प्रमुख जिला सड़कों की कुल लंबाई है राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक 14,372 किलोमीटर और अन्य जिला सड़कें देखिए साथियों 68,265 किलोमीटर है। इसके बाद में देखिए साथियों जो अगला प्रकार है ग्रामीण सड़कें। तो साथियों ग्रामीण सड़कों का सर्वाधिक योगदान है लंबाई के रूप में यहाँ पर है, तो वो कितना है 2,06,318 किलोमीटर। ये किसका योगदान है, ग्रामीण सड़कों का योगदान है। अब आपको यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ कि जो राजस्थान की कुल सड़कों की लंबाई है 3,17,121 किलोमीटर, जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है, तो इसमें सर्वाधिक लंबाई की कौन सी सड़कें हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा साथियों वो होगा ग्रामीण सड़कें। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सर्वाधिक लंबाई किसकी है, ग्रामीण सड़कों की है और कितनी है 2,06,318 किलोमीटर, यानी 31 मार्च 2024 तक ये आंकड़े हैं वो इस आर्थिक समीक्षा में दिए गए हैं। और न्यूनतम लंबाई यदि आपसे पूछे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूनतम लंबाई किसकी है, राष्ट्रीय राजमार्गों की, और कितनी है 10,790 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ। एक बार फिर से आपसे निवेदन कि आप क्लास के बारे में अपना फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें और इन नोट्स की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप अपना इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है जेपी एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से, तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ है वो वीडियो अपलोड होने के कुछ घंटों बाद उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए साथियों राजस्थान में सड़कों से जुड़े कुल गाँव। साथियों ये भी ऐसा क्वेश्चन एक बार पुराने पेपर्स में पहले पूछा गया है। तो देखिए साथियों राजस्थान में सड़कों से जुड़े कुल गांव 31 मार्च 2024 तक कितने हैं, 38,408 गांव। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों से जुड़े कुल गाँवों की संख्या है 38,408 गाँव, यानी जो राजस्थान में कुल गांव हैं उनके 91.09% गाँव किससे जुड़े हुए हैं, सड़कों से जुड़े हुए हैं। यदि आपको सड़कों से जुड़े हुए गाँव की संख्या पूछे तो 38,408 हो जाएगी और प्रतिशत पूछे तो 91.09% गाँव है वो सड़कों से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखिए साथियों राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता। तो साथियों ऊर्जा क्षमता से भी आपसे क्वेश्चन पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता 31 मार्च 2024 तक कितनी है, 26,325.19 मेगावाट, यानी लगभग आप मान सकते हैं कि 26,325 मेगावाट राजस्थान की ऊर्जा क्षमता है अधिष्ठापित रूप में 31 मार्च 2024 तक। नेक्स्ट देखिए आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार खाद्यान्नों का उत्पादन। तो देखिए साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पुराने पेपर्स में पूछा गया है। तो खाद्यान्नों का उत्पादन के बारे में जो को नई जो आर्थिक समीक्षा है 2024-25 की जो अपने पढ़ रहे हैं उसमें कितना है वो डाटा आया है। तो देखिए साथियों 2023-24 में खाद्यान्नों का जो उत्पादन था वो था 241.86 लाख मीट्रिक टन, ये था 2023-24 में। अब 2024-25 में ये कितना हो गया है, 267.67 लाख मीट्रिक टन ये हो गया है, 267.67 लाख मीट्रिक टन हो गया है। तो इस डाटा को आप याद रखें, ये पुराने पेपर्स में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस नए डाटा को आप याद रखें। अब देखिए इसमें वृद्धि कितनी हुई है। तो साथियों इसमें वृद्धि हुई है 10.67% की वृद्धि हुई है। किसमें, खाद्यान्नों के उत्पादन में। नई जो आर्थिक समीक्षा 2024-25 है उसमें खाद्यान्नों के उत्पादन में 10.67% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखिए साथियों आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कुल पर्यटक राजस्थान में आए। तो साथियों पर्यटकों से संबंधित भी क्वेश्चन पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं।
तो देखिए साथियों, नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में कितने पर्यटक आए हैं, तो ये आए हैं आपके 2321.56 लाख पर्यटक आए हैं। 2321.56 लाख पर्यटक राजस्थान में आए हैं पिछले एक साल में। तो देखिए इसमें स्वदेशी पर्यटक कितने हैं, 2384 लाख। स्वदेशी पर्यटकों की संख्या ज़्यादा है, 2384 लाख इसमें पर्यटक आए हैं स्वदेशी पर्यटक। और विदेशी पर्यटकों की संख्या है 20.72 लाख। यदि आपसे पूछे कि कौन से पर्यटक सर्वाधिक आए हैं, तो स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक आए हैं, और विदेशी पर्यटक यदि पूछे तो ये आए हैं 20.72 लाख। अब ये पर्यटक कहाँ पर कितने आए हैं, कहाँ पर ज़्यादा आए हैं और कहाँ पर आपके न्यूनतम आए हैं, तो उनके बारे में देखिए। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ पर आए, तो साथियों सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जिस देश से आए तो वो उसमें आपका आंसर होगा यूएसए से आए। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक राजस्थान में कहाँ से आए, यूएसए से आए थे। और कौन से स्थान पर आए थे, तो वह आपका जवाब होगा जयपुर में आए हैं। कौन से देश से सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आए, यूएसए से। और कौन से स्थान पर आए, तो जयपुर में आए। अब देखिए घरेलू सर्वाधिक पर्यटक कहाँ पर आए, तो ये आए हैं साथियों सीकर में। घरेलू सर्वाधिक पर्यटक कौन से जिले में आए हैं, सीकर में। नेक्स्ट देखिए साथियों, कच्चे तेल का उत्पादन। तो साथियों कच्चे तेल के उत्पादन की यदि बात करें अपने आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, तो कच्चे तेल के उत्पादन में अपने भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भारत में राजस्थान का कच्चे तेल के उत्पादन में, तो दूसरा स्थान है। इसको आप याद रखें, पहला स्थान आपका महाराष्ट्र का रहता है। तो राजस्थान का जो दूसरा स्थान है साथियों, जो भारत के कुल उत्पादन में जो राजस्थान का प्रतिशत है वो कितना है कच्चे तेल के उत्पादन में, तो ये है साथियों आपका 14.95%। कितना है, 14.95% राजस्थान का कुल कच्चे तेल के उत्पादन में योगदान है। और स्थान कौन सा है, तो ये आपका दूसरा स्थान हो जाएगा। अब देखिए आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का योगदान कितना है। तो साथियों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़ा है और पुराने पेपर्स में इस प्रकार का आंकड़ा है वो पूछा गया है। तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार जो प्रचलित मूल्य हैं उनकी जो जीडीपी है भारत की, उसमें राजस्थान की जीडीपी का योगदान है 5.26%। कितना योगदान है, 5.26%। अब देखिए साथियों, कुछ वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर मैंने शामिल किए हैं। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में राजस्थान में भंडारित खनिज यानी कुल राजस्थान में खनिजों की संख्या कितनी है, तो साथियों वो है आपके 81। राजस्थान में भंडारित खनिज कितने हैं, 81, यानी कुल खनिजों की संख्या। और इन 81 खनिज में साथियों जो वर्तमान में खनन कार्य जारी है, तो कितने खनिजों का वर्तमान में खनन कार्य जारी है, तो उसकी संख्या है 58। तो कुल खनिज कितने हैं राजस्थान में, भंडारित खनिज 81 है, और उनमें खनन वर्तमान में जारी कितने खनिजों का है, तो 58 खनिजों का है वो खनन वर्तमान में जारी है। नेक्स्ट देखिए, एक आपका SDG इंडेक्स होता है, उससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए राजस्थान में SDG इंडेक्स मार्च 2024 तक के अपने यहाँ पर पढ़ रहे हैं डाटा। तो इसमें देखिए साथियों SDG इंडेक्स में 14 लक्ष्य है कुल, और 95 क्या है इंडिकेटर्स हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आपका SDG इंडेक्स है मार्च 2024 तक है, इसमें लक्ष्य कितने हैं, 14, और इंडिकेटर्स कितने हैं, 95। अब अपने इस जो SDG इंडेक्स है साथियों, इसमें आपको कई बार स्कोर पूछ लिया जाता है। तो देखिए SDG इंडेक्स स्कोर 2024 में कितना है, तो ओवरऑल यदि बात करें तो राजस्थान का स्कोर है साथियों 59.11। कितना है राजस्थान का स्कोर, 59.11 पूरे भारत में। और इसमें जो सर्वाधिक अपने जिलों की बात करें भारत में, SDG इंडेक्स राजस्थान का योगदान 59.11 है। और राजस्थान के इंडेक्स में यदि बात करें तो सर्वाधिक योगदान है झुंझुनू का। कितना है इसका स्कोर, 64.44। और न्यूनतम जो राजस्थान में SDG इंडेक्स में जो योगदान वाला जिला है वो है जैसलमेर, और इसका स्कोर कितना है, 50.63। तो देखिए राजस्थान का SDG इंडेक्स में स्कोर आप याद रखें 59.11। और राजस्थान के अंदर यदि बात करें तो सर्वाधिक योगदान है SDG इंडेक्स में झुंझुनू का 64.44, और न्यूनतम योगदान है जैसलमेर का 50.63।
अब देखिए साथियों, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं पीछे, उनमें एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की जो कुल अर्थव्यवस्था है उसका 2029 तक कितना टारगेट है, कितने मतलब स्कोर तक जाने का टारगेट है डॉलर में। तो देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने नोट लगा करके ये लिखा है कि वर्ष 2029 तक राजस्थान का लक्ष्य 350 बिलियन डॉलर। राजस्थान का लक्ष्य कितना है 2029 तक? 350 बिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था हासिल करना। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, ये अभी पीछे एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये फैक्ट पूछा गया था। तो 2029 तक राजस्थान चाहता है कि हम 350 बिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था को हासिल करें। एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि बहुत बार पुराने पेपर्स में पूछा गया है, बड़ला सोलर पार्क। तो साथियों, बड़ला सोलर पार्क ये फलोदी में स्थित है। नया ज़िला जो फलोदी बना है उसमें अब बड़ला सोलर पार्क अपने पढ़ेंगे। पहले अपने बड़ला सोलर पार्क है वो जोधपुर के रूप में पढ़ते थे, अब आप इसको फलोदी याद रखें। तो देखिए साथियों, बड़ला सोलर पार्क है वो ये 4 चरणों में चल रहा है। तो कुल चारों चरणों की जो इसकी उत्पादन क्षमता है साथियों वो है 2245 मेगावाट। चारों चरणों की ये उत्पादन क्षमता है 2245 मेगावाट है और बड़ला सोलर पार्क नए ज़िले फलोदी में स्थित है और ये 4 चरणों में इसका वो प्रोसेस चल रही है, इसका उत्पादन चल रहा है। तो साथियों, ये थे आज के अपने आर्थिक समीक्षा से संबंधित पुराने पेपर्स पर आधारित कुछ नए आंकड़े, जहाँ से अक्सर पुराने पेपर्स में आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो सभी साथियों से निवेदन कि आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आने वाले 1 साल तक आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।